नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं जीव विज्ञान की सीरीज में पाचन तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम उसी के आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। पाचन तंत्र के प्रमुख भाग जो क्या करते हैं, हमारे पाचन तंत्र में मदद करते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारी जो पाचन क्रिया होती है वो 5 अवस्थाओं में संपन्न होती है। यदि आपने उस वीडियो को भी दोस्तों नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, पहले उस वीडियो को देखें, इसके बाद फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि जो भी टॉपिक्स आपके एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं आप उस टॉपिक को पूरा देखें तो ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि जो भी पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं उसमें 1 से 2 वीडियोस बनते हैं, तो उसके बारे में चर्चा किया जाता है। तो फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड वीडियो देखिए, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस है तो देखिए। आइए चर्चा करते हैं यहाँ से क्या प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में तो आप सभी ने देखा होगा कि पाचन तंत्र हमारी 5 क्रियाओं में संपन्न होती है। आज उसी के आगे हम बात करेंगे पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग। जैसा कि आप सभी को पता है, लीवर है हमारा, पित्ताशय और लैंगरहंस की दुर्गा है, इंसुलिन है, इसमें रिलेटेड ग्लूकॉन है और सेमेटोस्टोसिन है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं इनको देखते हैं पॉइंट वाइज कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो लीवर होता है। लीवर से रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, अक्सर आता है पेपर में। कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है आपका, वहां पे शुद्ध हिंदी लिख देता है यकृत और लीवर नहीं लिखता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात करें दोस्तों तो हम लीवर या यकृत के बारे में, तो ऑप्शन दोनों में से आपको देखना होगा। हिंदी में ऑप्शन आपका दिया हुआ यकृत और अंग्रेजी में आपका लीवर दिया होता है। लीवर का थोड़ा ब्रॉड टॉपिक होगा क्योंकि लीवर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले देखते हैं क्या पॉइंट्स हमारे लीवर से रिलेटेड हैं। दोस्तों, हम बात करें तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन आपका देगा मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है, वहां पे आपको ऑप्शन होगा लीवर है, पित्राशय है, अग्नाशय है। तो आपको वहां पे क्वेश्चन को टिक करना होगा। आपका जो ग्रंथि के बारे में बात करेगा तो वो आ जाएगा यकृत यानी लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका भार 1.5 से 2 केजी होता है। यानी कभी कभी क्या वजन हमसे पूछ लेता है, तो हर मनुष्य की एक अपनी अलग बनावट होती है, शरीर की संरचना होती है। तो किसी में क्या होता है, आपका लीवर का वजन 1.5 केजी, किसी में आपका 2 केजी होता है। तो वहां विकल्प जो भी आपका दिया होगा उसको आप टिक करेंगे, या तो आपका 1.5 केजी का होगा या फिर 2 केजी का, या नियर अबाउट लमसम में आपका ऑप्शन दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं तो यकृत द्वारा ही क्या होता है, पित्त रस स्रावित होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सबने देखा था, मैंने बताया था कि पित्त रस क्या होते हैं और किस तरीके हमारे डाइजेशन सिस्टम में ये सहायक होते हैं। यानी अगर पित्त रस हमारा सही मात्रा में शरीर में नहीं निकलता है तो जो भी हम खाते हैं जैसा चाहिए वैसा डाइजेस्ट नहीं होता है, पच नहीं पाता है। ना पचने के कारण शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां, गैस, एसिडिटी, वटेवर बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैली गैस। अब यहां से इंपॉर्टेंट टिक करिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यकृत यानी लीवर हो जाएगा। जो भी पॉइंट्स आपके सर्कल किए जाते हैं इनको आपको ज्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन हमारा टीम का पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आप YouTube पे देख रहे होंगे ज्यादातर लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर ही चर्चा करते हैं। तो देखिए हूबहू ऑब्जेक्टिव मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, बट अगर हम किसी टॉपिक को उठा के पढ़ लेते हैं सारे कंटेंट अगर उनके पॉइंट टू पॉइंट, तो जो भी ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे वो सारे ही मिल जाते हैं। तो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव अगर चैनल से देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव मैटर यहाँ से देखिए, अपने नोट्स तैयार करिए और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी वो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कराएंगे वो सारे ही ऑब्जेक्टिव आपको इस नोट से मिल जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। यानी मुख्य कार्य के बारे में हम बात करें तो आपने यहाँ पे देखा क्या, यकृत हमारा एक ऐसा आर्गन होता है, यानी एक ऐसा पार्ट होता है, ऐसा अंग होता है जो क्या करता है, शरीर में जिस चीज की कमी होती है उसके दूसरे तत्व से उस चीज की पूर्ति कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, वसा में। यानी जब हमारा शरीर प्रॉपर रूटीन से कार्य कर रहा होता
हमारा डाइजेशन सिस्टम में हम जो भी मिनरल्स हैं, पोषक तत्वों की भरपूर्ति करते हैं या प्रॉपर हम उसको ले रहे होते हैं, तो हमारा शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपनी अपनी चीजों को स्टोर कर लेते हैं। और जब हमारे शरीर में उस चीज की कमी होती है, हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके अनुसार जो बॉडी को चाहिए कन्वर्ट करके हमारे शरीर की सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। यानी मुख्य रूप से दोस्तों बात करें तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीन तत्वों की पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए, जिससे हमें कार्य करने की क्षमता या हमें कोई भी अगर कोई भी चीज तैयार करना है, कार्य क्षमता को बढ़ाना है, तो ये सारे ही तत्व हमारे क्या होते हैं, शरीर में अलग अलग तत्वों के अनुसार कार्य करते हैं। यानी मुख्य रूप से हम बात करें तो कोई भी कार्य करते हैं तो अब कार्बोहाइड्रेट सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है, यानी हमारे शरीर को एनर्जी के रूप में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने फाइब्रोजन के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किया था। ये हो गया। और हिपैरिन, आपके ये दो तत्व ऐसे होते हैं जो शरीर में क्या करते हैं, ब्लड को कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में क्या होता है, हिपैरिन अगर ना हो तो हमारा ब्लड जम जाएगा। लेकिन यही क्या हमारा फाइब्रोजन क्या करता है, जैसे हमारा कहीं कट जाता है या फट जाता है तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड को जमाने में मदद करता है। यानी एक विशेष प्रकार की जाल उत्पन्न कर देता है वो हमारे स्किल पे आके, फिर धीरे धीरे इसमें त्वचा बन जाती है, जिससे हमारे घाव क्या होते हैं, घाव की पूर्ति हो जाती है, यानी घाव हमारा भर जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हिपैरिन क्या होता है, शरीर के अंदर ब्लड के अंदर रहता है, जिससे ब्लड जमने नहीं देता है। लेकिन फाइब्रोजन जो होता है हमारा, ये क्या करता है, जैसे घाव या चोट लग जाती है तो उसके ऊपर एक लेयर बना देता है। जैसे आपने देखा हो किसी को चोट लग जाती है तो धीरे धीरे वो क्या होती है, रिकवरी हो जाती है, यानी त्वचा उस पर बनती है। तो मुख्य रूप से इन दोनों तत्वों की सहायता होती है। एक बार फिर से चर्चा करते हैं। फाइब्रोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है। यानी अगर हम बात करें तो जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, यानी आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा तत्व है जो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। तो मानव रक्त का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां पे मैंने हिपैरिन के बारे में डिस्क्राइब किया है, और यहाँ पे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। इस वजह से हिपैरिन को फिर से चर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि हिपैरिन निकलता कहाँ से है, तो वो आपका लीवर से निकलता है, जो क्या करता है, शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपका लीवर का कार्य क्या होता है, मृतक आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, ब्लड में हमारे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। वो जैसे ही बाहर से हमारे पास कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है तो ये उनसे फाइट करते हैं, यानी उनको मारने के लिए अपने आप को मार लेते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, मर के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं या स्टोर हो जाते हैं। तो उस दौरान क्या करता है हमारा लीवर, जो मृतक आरबीसी होती है उनको नष्ट कर देता है। जैसा कि आप सभी देखते भी होंगे कि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा कहे हमें छींक नहीं आती है, ठीक है। उसका रीजन यही सिंपल होता है कि जैसे हम तो आंखों से अपने नहीं देख सकते कौन से बैक्टीरिया, कौन से वायरस एटमॉस्फेयर में है, वो हमारे शरीर में जैसे हम सांस लेते हैं या हम किसी चीज को खाते हैं तो हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो हमारे शरीर के द्वारा जो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, उनको नष्ट करने का कार्य करना शुरू कर देती हैं। या तो उनको नष्ट कर देती हैं या स्वयं भी ये नष्ट हो जाती है, तो उनको बाहर निकलने का कोई ना कोई माध्यम, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो यही सब प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है, जिससे क्या होती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता पे डिपेंड करता है। यानी हमारी स्किल अच्छी होती है, प्रतिरोधक क्षमता, तो हमारे सेल्स कम मरते हैं और सामने वाला जो भी बैक्टीरिया, वायरस होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी टोटल दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर का खान पान यानी पोषक तत्व हमारा मजबूत होता है, तो ये जो भी डिसीज है, बीमारी है, उससे हम दूर रह सकते हैं। क्योंकि आप अगर मेडिसिन कोई भी डॉक्टर की उठा के देखिए, आप उसमें देखेंगे तो उसका फॉर्मूला नॉर्मल सारा विटामिन, मिनरल और यही सारी वॉटेवर सारी चीजें ताकत की होती हैं, और एंटीबायोटिक सपोर्ट कर दिया जाता है कि हमारे जो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, उससे लड़ने में सक्षम हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं एक बार लीवर से, फटाफट हाईलाइट कर लेते हैं सारे टॉपिक को। पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करिए, क्वेश्चन पूछा भी गया लास्ट ईयर में। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वेट के बारे में बात करें, वजन तो 1.5 से 2 केजी तक होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तो अमोनिया को क्या करता है, ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की जब आवश्यकता पड़ती है वसा के रूप में, तो कार्बोहाइड्रेट को वसा में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद क्या होता है, फ्राइब्रोनोजन और आपका हिपैरिन नामक तत्वों को भी ये क्या करता है,
उत्पन्न करता है यानी उत्पादन करता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो मृतक आरबीसी को भी नष्ट करने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर देखें तो शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। जैसा कि आप सभी देखते हैं अगर लीवर हमारा सही शॉट काम नहीं करता तो हमें फीवर लगता है यानी बुखार जैसा लगता है, लेकिन बुखार जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो बुखार कहीं से भी नहीं आता है। तो उसका रीजन यही होता है कि जब हमारे शरीर में किसी भी चीज की समस्या या प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी को ये क्या करता है, गर्म करता है, जिससे कि हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया या वायरस हैं उससे हमारा शरीर उससे लड़ने में सक्षम हो सके। यानी सिंपल भाषा में दोस्तों बात करें तो शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए भी लीवर मदद करता है। अगर लीवर सही से काम नहीं कर रहा होगा तो आपको थकान है, हरासमेंट है, या ऐसा लगेगा हमारा बुखार जैसा बना हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी लीवर की प्राथमिकता। और दोस्तों अगर हम बात करें तो शरीर का एक ऐसा ऑर्गन लीवर ही है जो अपने प्रक्रिया को हमेशा कन्वर्ट करता रहता है। यानी लीवर जितना भी इंजर्ड होता है या खराब होता है और वो उतना रिकवरी भी करता है। यानी अगर हम तत्वों की पूर्ति करते रहते तो लीवर हमारा सही होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें भोजन में एक पॉइंट और कई बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत यानी लीवर एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। जैसा कि आप सभी ने देखा था अभी हाल ही में अभिनेता सुशांत के सुसाइड के केस में आपने देखा था उनके बहुत सारे ऐसे जांच कराए गए थे कि क्या उनको जहर तो नहीं दे दिया गया था या कोई और समस्या तो नहीं हो गई थी। तो ये सब सारी चीजें हैं तो आप इनको ध्यान रखें दोस्तों। अगर हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है तो लीवर हमारा एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। इससे ये पता चल जाता है कि व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है कि नहीं मारा गया है। तो ये बहुत सारे हमारे ऐसे मेडिकल टीम के द्वारा जांच की जाती है और जिनसे हमें पता चल जाता है अगर किसी व्यक्ति को पॉइजन कई दिन पहले भी दिया गया होगा या उसके भोजन में कुछ मिलाया जाता है जिसको ग्रहण कर लेता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि भोजन हम खा लेते हैं वो डिहाइड्रेट हो जाता है या फिर उसमें कोई समस्या हो जाती है, उसमें पॉइजन हो जाता है। तो ये सारी जानकारी हमें किससे, लीवर एक महत्वपूर्ण सुराग के रूप में कार्य करता है। तो इस तरीके उम्मीद करता हूं दोस्तों लीवर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम दोस्तों चर्चा करते हैं पित्ताशय यानी ग्लैंड बाइडर के बारे में चर्चा करते हैं। ग्लैंड बाइडर हम आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर पित्त की पथरी के बारे में सुना होगा आपने, और मैंने बताया था ऑक्सलेट, ठीक है, पथरी जो बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। तो कभी बार क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है पित्त की पथरी किसकी बनी होती है तो इसको भी ध्यान रखेंगे, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। नहीं कंटिन्यूअस आप हमारे वीडियोस को अगर देख रहे होंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिलने चाहिए, ऐसा हमारे टीम का प्रयास रहता है। बल्कि इसी सब्जेक्ट में ही नहीं, जो भी सब्जेक्ट्स वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं या जो भी पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैथ्स के भी हमारे लेक्चर्स नंबर सिस्टम के चल रहे हैं, तो दोस्तों बोर मत होइए कि नंबर सिस्टम में बहुत लेक्चर्स आ रहे हैं। हमारी टीम ऐसा प्रयास कर रही है कि एक बार आप पढ़ते हैं थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको बड़ा मजा आएगा कि अरे यार हर चीज तो बताया गया है, केवल उनको आपको तैयार करना है। तो चलिए हम लोग पित्ताशय के बारे में चर्चा करते हैं। तो पित्ताशय का पहला पॉइंट, पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलकर पित्त जमा रहता है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। मैंने आप सभी को बताया था कि मानों को आप ध्यान रखिए, अगर 7.7 है तो कमेंट्स के माध्यम से दोस्तों बताएंगे कि हमारे पित्ताशय का जो पीएच मान 7.7 है ये अम्लीय है कि क्षारीय है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिकाओं के माध्यम से आता है। जैसा कि पिछली वीडियो में आप सबने देखा होगा, उसमें मैंने आपको अमाशय के बारे में, पक्वाशय के बारे में सारे पॉइंटों में चर्चा की है। तो आप वहां अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा पक्वाशय क्या होता है और डेनोडेनम में क्या कार्य होता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक की मात्रा जो होती है वो 12 यानी 12% होती है। तो बहुत ज्यादा इससे आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, केवल आप पहला पॉइंट को याद रखिए, इसका पीएच मान कितना होता है तो 7.7 होता है। दूसरी कंडीशन आपकी यहाँ पे बनती है, जल की मात्रा अगर पूछता है तो 85% होती है यानी 85%, और अगर पित्त वर्णक के बारे में पूछता है तो आपका ये हो जाएगा 12 यानी 12%। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट आता है आपका अग्नाशय यानी पैंक्रियास के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो टर्मोलॉजीज हैं, गॉल ब्लैडर है आपका, पैंक्रियास है, लीवर है, आपने देखा होगा डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा, वो कभी नहीं बोलेगा कि तुम्हारा खराब है, ठीक है, वो लीवर के बारे में बोलेगा, और वो पैंक्रियास के बारे में बोलेगा आपका पैंक्रियास काम नहीं कर रहा है सही से,
या फिर आपका जो गॉल ब्लैडर में पथरी है, वो कभी ये नहीं बोलेगा आपको पित्ताशय और अग्नाशय और ये क्या है पित्त है। तो इनको आप जाने, इसलिए मैंने ये टर्म्स लिखे हैं। कभी कभी पेपर में ऐसा भी होता है कि आपका वहां पे हिंदी में ना लिखे, आपका हिंदी इसी को लिख देगा लेकिन उसको पैंक्रियाज इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में पैंक्रियाज कर देगा। तो आप समझे कि पैंक्रियाज है, इसका मतलब अग्नाशय के बारे में चर्चा की जा रही है। देखते हैं यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव। पहला पॉइंट दोस्तों ये आता है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ध्यान दीजिएगा, आजकल पेपर का पैटर्न कुछ बदलता गया है। आप क्या है रट के गए कि हाँ जब भी ग्रंथि बड़ी मारेगा तो हम लीवर को लगाएंगे या यकृत को लगाएंगे, लेकिन अगर उसने चेंज कर दिया प्रश्न में, अगर उसने ये पॉइंट डाल दिया दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब ये आपको क्या लगाना होगा, पैंक्रियाज, यानी आपको अग्नाशय लगाना होगा, ना कि आपको लीवर टिक करना होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट टिक करिए, यहाँ से प्रश्न पिछली बार बना हुआ था रेलवे आपका लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा था, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज, यानी आपका अग्नाशय हो जाएगा। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी यानी इसकी दोनों ही दीवारों से एंजाइम्स निकलते हैं। अब इसमें बात करें दोस्तों, इसमें अग्नाशी रस निकलता है। इसमें 3 प्रकार के भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पचाने के एंजाइम्स होते हैं। यानी पैंक्रियाज हमारा एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो क्या करता है, हमारे तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन, तीनों पर बैलेंस बनाता है, इनको पचाने में मदद करता है। इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसका पीएच मान 7.5 से लेकर 8.3 के बीच में होता है। जैसा कि मैंने कहा कि पैंक्रियाज हर व्यक्ति में अपनी अलग अलग बॉडी की संरचना होती है, सब में अपना अपना एक क्षमता होती है, उसी के अनुसार क्या होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा 7.5 से 8.3 तक के आप इसको ध्यान दें। आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं लैंगरहैंस की दुख्या के बारे में। यह अग्नाशय का ही एक भाग होता है। इसमें बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका और गामा कोशिका, तो ये इंपॉर्टेंट आपका बनता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है, और हम बात करें दोस्तों तो इसमें अल्फा से जो होता है वो आपका ग्लूकोन या ग्लूकोन हार्मोन का स्रावन होता है। गामा से बात करते हैं सोमेटोस्टेटिन स्टेटिन स्रावित होता है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है आपका कि बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, अल्फा से है, गामा से। अब इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं, इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्या है। आपने सुना होगा इंसुलिन के बारे में अक्सर, क्योंकि ये हमारा इंसुलिन के अतिश्रवण और इंसुलिन का अल्पश्रवण दोनों से ही समस्याएं होती है। जैसे डायबिटीज सुना होगा आपने, मधुमेह के बारे में सुना होगा दोस्तों। तो इंसुलिन के अनबैलेंस के कारण ही क्या होता है, आपका मधुमेह रोग यानी डायबिटीज होता है। और अक्सर देखे होंगे कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे घर में ओल्ड सिटीजन्स की या ऐसे बहुत सारे हमारे सिटीजन्स हैं जो मधुमेह से पीड़ित रहते हैं, यानी डायबिटीज से पीड़ित रहते हैं। उसके सिंपल भाषा में हम बात करते हैं दोस्तों, जब उनमें इंसुलिन का श्रवण की समस्या बनती है तो उसके कारण मधुमेह रोग हो जाता है। यानी अगर हम फिटनेस का ध्यान रखना है तो हमें इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको सही समय पे सही चीजें जानकारी दी जाए, और सही समय पे एक बच्चे से लेकर आपके जब तक समझदार नहीं हो जाते, या हम कह सकते हैं जब तक आपको सारी चीजों का नॉलेज अगर नहीं है, तो आप अक्सर ऐसी गलती कर देते हैं जिससे हमारा शरीर एक बीमारी से ग्रसित होना शुरू हो जाता है। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं इंसुलिन के बारे में। यह इंसुलिन से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अल्पश्रवण से मधुमेह होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है इंसुलिन के अल्पश्रवण से कौन सा रोग हो जाता है, तो डायबिटीज या फिर मधुमेह हो जाता है। अब दोस्तों यही समझ लेते हैं आखिर में डायबिटीज मधुमेह है क्या। अक्सर परेशान रहते हैं हम, डायबिटीज डायबिटीज सुन रहे हैं, मधुमेह। तो यहाँ पे देखिए, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही क्या कहलाता है, आपका मधुमेह कहलाता है। यानी सिंपल भाषा में दोस्तों हम बात करें तो ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, मधुमेह से पीड़ित हो जाते हैं। और ग्लूकोज की मात्रा मीठी चीजों से ही बढ़ता है। तो यानी जो भी मधुमेह से पीड़ित होता है, डायबिटीज से पीड़ित होता है, आपने देखा होगा उसको डॉक्टर मीठा कम खाने के लिए बोलता है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान देंगे। इंसुलिन के अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाता है। यानी दोनों ही समस्या दोस्तों, अल्प श्रवण से पूछा जाता है तो आप आंसर क्या देंगे, डायबिटीज यानी मधुमेह, और अति श्रवण से पूछेगा
तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। और इसको नियंत्रित किया जा सकता है, अगर डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार आप कार्य करते हैं तो मधुमेह पर पूरी तरीके से कंट्रोल पाया जा सकता है, यानी नियंत्रित रहता है। ये तो नहीं कह सकते कि इसको पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है, लेकिन कंट्रोल हो जाता है धीरे धीरे, आपको इससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, तो इससे होता क्या है, जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम हो जाता है। यानी अगर मधुमेह आपके शरीर में अल्प श्रवण होगा तो उससे क्या जनन क्षमता पे इफेक्ट डालेगा और दृष्टि ज्ञान पर इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ग्लूकोज के बारे में। यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें सोमेस्टोस्टेटिन के बारे में। यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होता है जो भोजन के स्वांगीकरण अवधि को बढ़ा देता है। जैसा कि स्वांगीकरण आप पिछले वीडियो में देखिए, आपने नहीं देखा है तो वहां पे मैंने स्वांगीकरण के बारे में बताया कि स्वांगीकरण का कार्य क्या होता है, स्वांगीकरण होता क्या है। अब कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों मैंने पॉइंट नोट किए, क्योंकि ये हमारा जो वीडियो है वो पाचन तंत्र का अंतिम होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। तो इसमें देखिए ये तो आप रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से उम्मीद करता हूँ फिर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा टाइलिन और माल्टेज। टाइलिन ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, इसलिए टाइलिन के बारे में बार बार हम लोग जिक्र करते हैं, माल्टेज भी दूसरा होता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें जठर रस के बारे में, इसमें आपका पेप्सिन पाया जाता है और रेनिन पाया जाता है। अग्नाशय के बारे में बात करते हैं तो ट्रिप्सिन पाया जाता है, इमाइलेज पाया जाता है और लाइपेज पाया जाता है। नेक्स्ट आंतरिक रस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपका इरिप्सिन हो गया, आपका माल्टेज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया और लाइपेज हो गया। तो इन चीजों को आप ध्यान दें तो यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।